हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के बारे में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परिचय। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, इसे इंग्लिश में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। तो नीति निर्देशक डीपीएसपी की चर्चा संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किसके संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह एक असंवैधानिक कानून है, इसीलिए इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक असंवैधानिक कानून है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर सरकार चाहती है तो इसे क्या कर सकती है, लागू करवा सकती है। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती है तो डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय सरकार ने लोगों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए लाया था, ताकि कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना हो सके और जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक न्याय मिल सके। हालांकि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन सरकार चाहती है तो इसे लागू करवा सकती है और सरकार नहीं चाहती है तो इसे लागू नहीं करवा सकती है। तो आप नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान निर्माताओं ने, भारतीय सरकारों ने इसीलिए संविधान में शामिल किया था क्योंकि इससे क्या हो सके, जो भारत के निम्न वर्ग के लोग हैं, जो भारत में दबे कुचले लोगों के जो तबके हैं, छोटे छोटे तबके हैं, उन लोगों का उत्थान किया जा सके। इसीलिए इसे डीपीएसपी को भारतीय संविधान में लाया गया था। लेकिन ये सरकार के अनुसार ही इसे लागू करवाया जा सकता है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो इस पर सरकार, इस विधि पे जो है ये डीपीएसपी है, इस पर सरकार का एकल प्रभुत्व देखा जा सकता है। अब हम आगे देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को केटी शाह ने एक चेक के समान कहा है, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगी। तो केटी शाह ने डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत को कोड करते हुए कहा है कि ये एक चेक के समान है, जिसका भुगतान सरकार अपनी सुविधा अनुसार करेगी। नीति निर्देशक सिद्धांत एक असंवैधानिक कानून है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो एक असंवैधानिक कानून है, इसीलिए इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार चाहती है तो इस कानून को लागू करवा सकती है और सरकार नहीं चाहती है तो इसे लागू नहीं करवा सकती है। नीति निर्देशक तत्व जो है उसको लाने का उद्देश्य क्या था। सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को इसलिए लाया था ताकि लोगों का आर्थिक सामाजिक कल्याण हो सके। जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके विकास को देखते हुए इस प्रावधान को लाया गया था संविधान में। अब नीति निर्देशक सिद्धांत को देख लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को विभिन्न विचारकों के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो मूल्यतः इसे क्या 3 भागों में बांटा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है समाजवादी सिद्धांत। इसमें अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 47 तक क्या है, अनुच्छेद है। गांधीवादी सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद 40 से लेकर अनुच्छेद 48 तक
अनुच्छेदों का वर्णन है। और उदारवादी सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद 44 से 51 तक अनुच्छेदों का वर्णन है। तो अब जो ये नीति निर्देशक तत्व है उसे निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है विभिन्न विचार और दर्शन के आधार पर। पहला क्या है, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत और दर्शन पर क्या ये आधारित है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43 और 47। जैसे कि समाजवादी तत्व के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि समाज में सभी वर्गों को समान अवसर मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, और समाज में सभी स्त्री और पुरुषों को क्या समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, और समाज में सभी वर्गों का विकास हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी का एक साथ लेकर चलना है। वहीं गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो विचारधारा, जो दर्शन महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था उसे इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है, और SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समाजों का उत्थान करना है, और ग्रामीण स्तर पर लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो ये आदर्श जो है महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं तीसरा हम देख लेते हैं उदारवादी सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि सरकार को अपनी जनता के प्रति उदार होना चाहिए। सरकार को अपनी जनता के प्रति उदार होना चाहिए, और सरकार जो भी वस्तु या संसाधन का समाज में वितरण करती है तो उसका वितरण समान रूप से होना चाहिए ताकि सभी वर्गों का विकास हो सके। और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहिए, और व्यापार उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि उदारवादी सिद्धांत को लागू किया जा सके। अब हम समाजवादी सिद्धांत को देख लेते हैं। समाजवादी सिद्धांत तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत समाजवाद का मूल उद्देश्य भारतीय समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना है। जहाँ सामाजिक समानता की बात करें तो स्त्री पुरुषों को कार्यों को लेकर समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और जहाँ आर्थिक समानता की बात करते तो ये जो अमीर और गरीब वर्गों में जो खाई उत्पन्न हो गई है उसको सरकार को कम करना चाहिए, उसके बीच के दरार को सरकार को कम करना चाहिए, तथा सरकार को संसाधन का वितरण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल सके और गरीब वंचित वर्गों का उत्थान हो सके, तभी जाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। अब हम समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत जो कुछ अनुच्छेद है उसे देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला अनुच्छेद 38 है। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करेगा, लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करेगा ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। तो राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि जो स्त्री और पुरुष है समाज है उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देना, और जो अमीर गरीब वर्ग है उसमें जो खाई उत्पन्न हो गई है उसे कम करना, और जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या करना, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। अब अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य सामान्य कार्य के लिए स्त्री पुरुष दोनों को समान वेतन देगा। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य जो है उस समान कार्य के लिए स्त्री हो या पुरुष हो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 41, अब हम अनुच्छेद 41 देख लेते हैं। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो जो सरकार है वो लोगों के लिए क्या है, जो सरकार है वो छोटे छोटे लोगों के लिए क्या काम उपलब्ध कराएगी। जैसे कि सरकार यहाँ से लोगों को दूसरे देशों में भेज सकती है, या कहीं सरकारी जो काम होता है उसमें लोगों को छोटे छोटे लोगों को काम दे सकती है, या कि अपना स्कीम एक निकाल सकती है जैसे कि मनरेगा और वृद्धा पेंशन आदि। तो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उन्हें क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। तो इसके माध्यम से सरकार उन लोगों को लोक सहायता दे सकती है।
अनुच्छेद 42 का है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशा में काम, शिक्षा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराएगा। तो सरकार का काम है कि मनोचित दशा में काम तथा प्रस्तुति सहायता सरकार क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी लोगों को। जैसे कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका तबीयत खराब हो चुका है या आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तब सरकार क्या करेगी, तो सरकार आपको क्या कुछ दिनों के लिए प्रस्तुति सहायता देगी और आपकी सैलरी को नहीं काटा जाएगा। या अगर कोई औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली है तो डिलीवरी से 6 माह पहले और 6 माह बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी सरकार की ओर से। अनुच्छेद 43 का कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगर किसी सरकारी भवनों या रोड बनाने का कार्य होता है तो उसमें क्या मजदूरों को काम दिया जाएगा और कुछ जो मजदूर होते जैसे कि लेबर होते हैं उनका जो मजदूरी होता है उनको फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना ही मजदूरी आपको देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि मान लीजिए अगर किसी मजदूर को 500 रुपया मिलता है डेली का, तो उसे 500 रुपया ही मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिलता है तो वो अदालत जा सकता है, तो अदालत में वो अपनी अपील दायर कर सकता है। तो ये मिनिमम लेबर कॉस्ट हो गया, मतलब इससे कम आप किसी मजदूर को नहीं दे सकते हैं और सरकार उनके जीवन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, मतलब उसके जीवन स्तर को सरकार उठाएगा। अनुच्छेद 43 का ये उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब अगर किसी उद्योग प्रबंधन में क्या उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की श्रमिकों की आवश्यकता है तो सरकार उसमें क्या करेगी, सरकार बहुत सारे मजदूरों को उसमें काम देगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आगे भी आपको ऐसा काम मिलता रहेगा। और जो सरकार है वो मजदूरों के श्रमिकों के स्किल को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, यह क्या है, सरकार का काम है। तो सरकार लोगों के जो बहुत गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाएगी ताकि सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। अब हम देख लेते गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी जो सिद्धांत है ये महात्मा गांधी के दर्शन और आदर्शों पर आधारित है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत का अर्थ यह है कि जो विचार दर्शन महात्मा गांधी के आदर्शों से जुड़े हुए, जैसे सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, श्रमिकों और किसानों को के अधिकारों को बढ़ावा देना तथा शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना आदि आदि है। तो महात्मा गांधी ने सोचा था कि अगर देश आज़ाद होगा तो इसमें ये सब विकास होना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। तो महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। तो अनुच्छेद 40 में कहा ग्राम पंचायतों की चर्चा है। अनुच्छेद 43 में राज्य ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। तो जो गांव स्तर पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं उसे क्या महात्मा गांधी ने कहा था कि उसे बढ़ावा देने के लिए, ताकि देश का विकास हो सके। अनुच्छेद 46 राज्य कमजोर वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो राज्य जो है वो आरक्षण का प्रावधान देगा। अनुच्छेद SC/ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आरक्षण का प्रावधान देगा ताकि उन लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके।
तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा मादक व नशीले पदार्थों को निश्चित करना है। तो लोग जो गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना है तथा मादक पदार्थ जो नशीले दवाइयाँ और पदार्थ है उस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का संगठन करना तथा पशुओं की हत्या पर रोक लगाना है। अनुच्छेद 48 में कहा गया। अब हम उदारवादी सिद्धांत को देखते हैं। उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत उदारवाद का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देना है तथा यह सरकार को दिशा निर्देश देता है कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग को बढ़ावा दे ताकि भारत का विकास हो सके। तो उदारवादी सिद्धांत हमें ये कहता है। इसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद है उसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 भारत में एक समान सिविल संहिता लागू करना। तो जो शादी विवाह पर जो कानून लागू होता है उसे सिविल संहिता कहते हैं और जो इलेक्शन के समय जो कानून लागू होता है उसे आचार संहिता कहते हैं। तो सिविल संहिता भारत में एक समान सिविल संहिता लागू करना किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार चाहती है तो ये लागू हो सकता है और सरकार नहीं चाहती है तो ये लागू नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो अनुच्छेद 45 कहते हैं जो 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उसे उसका देखभाल करना, उसे शिक्षा प्रदान करना यह सरकार का काम है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। जो कृषि पशुपालन जो हमारे देश में हो रहा है, भारत में हो रहा है, वो बहुत पुरानी विधि से हो रहा है। इसीलिए भारत में लगभग भारत के आधे से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो कृषि कार्यों में क्या है संलग्न है। इसीलिए लेकिन भारत का जो कृषि पद्धति है वो पुरानी व्यवस्था पर आधारित है। हमें आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि खेती बाड़ी करनी चाहिए, तभी जाकर क्या हो सकता है, भारत का विकास हो सकता है। अनुच्छेद 49 में क्या कहता है कि राज्य ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। जो ऐतिहासिक महत्व है, प्राचीन जो स्मारक है जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो उसका संरक्षण कौन करेगा? उसका संरक्षण सरकार करेगी। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। तो अनुच्छेद 50 हमें यह बताता है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो दोनों अलग अलग संस्थान हैं। अनुच्छेद 51 को देख लेते हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो राज्य सरकार का राज्य मतलब देश, कंट्री को बोला जाता है। राज्य का 2 अर्थों में प्रयोग हो सकता है। पहला एक राज्य स्टेट और दूसरा राज्य सेंट्रल सरकार। जो केंद्र संघ सरकार जो होती है उसे राज्य कहा जाता है और एक राज्य उसे कहा जाता है जो स्टेट वाली राज्य होती है, एक राज्य उसे कहा जाता है। मौलिक अधिकार तो हमने देख लिया। अनुच्छेद 51 क्या कहती है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेगी। अब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर को देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। जो नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वहीं मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। वहीं मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन जो मूल अधिकार है इसे लागू करवाने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं।
नीति निर्देशक तत्व या समाज की भलाई के लिए है। वहीं मौलिक अधिकार जो ये व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के अधिकार के लिए। नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है और इसके पीछे कानूनी मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कौन सी मान्यता है? तो कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकार को बढ़ावा देता है, वहीं यह सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है, लेकिन वहीं जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, पहले से ही प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।